हेलो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, आपका मोस्ट वेलकम है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। जैसा कि आपको पता है, हमने पोल साइंस की जो आपकी किताब है 12th की, उसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है, दो ध्रुवीयता का अंत। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि दो ध्रुवीयता क्या है, बर्लिन की दीवार क्या है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के अंदर किस तरह की सिचुएशंस हमने अभी तक देखी, और हमने देखा इसका निर्माण, इस वॉल का निर्माण क्यों करवाया गया और इस निर्माण के से क्या क्या नुकसान हुए, वो सारी चीज़ें हमने देखी और देखा इसका अंत किस तरह से हुआ। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम फरीन है, मैं 3 टाइम्स यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और 1 टाइम मैंने पीसीएस एग्ज़ाम में भी अपेयर हुई हूँ। अब मैं अपने टाइम को और अपनी स्टडी को वैल्यूएबल बनाने के लिए आपके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है और आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत पसंद करेंगे, लाइक करेंगे मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपको इतनी एश्योरिटी मैं दिला दूँगी और इतना भरोसा मैं आपको दिलाती हूँ कि आपका पूरा सिलेबस आपके टाइम से पहले हो जाएगा, विद आपके एमसीक्यूज़, विद आपके क्वेश्चन एंड आंसर। अभी थोड़ा सा टाइम मैं इसलिए ले रही हूँ कि कुछ बच्चे नए हैं जो अभी नहीं मुझे ज्वाइन कर पाए हैं, वो ज्वाइन कर लें, ठीक। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आप अपने कमेंट्स अब मुझे करें, आपकी क्या इंक्वायरी है, आप किस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बताएं। और हर वीडियो में आपको 10 से 15 मिनट में आपका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। आपकी पॉलिटी में इसलिए टाइम ले रही हूँ मैं, ताकि आपको एक एक चीज़ आराम से पता चल जाए। देखो बच्चों, पॉलिटी में 95 तक भी मार्क्स आते हैं, बशर्ते कि आपने बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा हो, बहुत अच्छे से आंसर को आपने तैयार किया हो। मैं आपको आंसर की फॉर्म में ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर क्या था, इसकी जो सीमा रेखा थी वो क्या थी, इसके लिए पृष्ठभूमि किसने तैयार की। तो इसके लिए जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, इसके लिए पृष्ठभूमि बर्लिन की दीवार से ही शुरू हो गई थी। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते, कुछ ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है। देखिए, ये कोल्ड वॉर क्या है, ये 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैनिक प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा दौर है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं होता, बल्कि गुप्त रूप से सैनिक और राजनीतिक तनाव और विरोध देखा जाता है। यानी ये कहना चाहता है कि पृष्ठभूमि पर कोई युद्ध नहीं होगा, जितना युद्ध होगा वो आपका वैचारिक होगा। हर समय आपको ऐसा लगता रहेगा जैसे अब युद्ध हुआ, अब युद्ध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता। ये आपका वैचारिक होता है, सैनिक तनाव इसमें रहता है, गुप्त रूप से होता है, ठीक। कोई पृष्ठभूमि पर कोई युद्ध नहीं लड़ा जाए, जैसे कि 2 युद्ध अभी तक लड़े गए हैं, जैसे आपका विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय सेकंड, दोनों लड़े गए हैं। तो इसमें एक बार आप देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच वैचारिक और राजनीतिक और सैनिक, यानी आप मेंटली और आप पॉलिटिकली और आप मिलिट्रली प्रतिस्पर्धा का दौर है, जिसमें राजनीतिक तनाव रहता है, उसका विरोध देखा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, देख लिया आपने कि शीत युद्ध क्या है, जहाँ पृष्ठभूमि पर कोई युद्ध नहीं लड़ते, वैचारिक युद्ध होता है, जो राजनीतिक गर्माहट बनी रहती है और ये महसूस होता रहता है कि अभी युद्ध होगा, लेकिन ऐसा कोई युद्ध नहीं होता है। तो ये युद्ध जो है, ये ऐसा हर वक्त लगता रहता है। इसके उपकरण क्या है, देखो, कोई भी युद्ध जो होता है वो किसी न किसी उपकरणों से लड़ा जाता है। पहले ज़माने में आप देखते होंगे, प्राचीन ज़माने में तोप, गोले, हथियार के रूप में उनके पास तीर होते थे, और जब हम मॉडर्न हुए तब राइफल्स वगैरह आने लगी, उनसे युद्ध होने लगे। लेकिन कोल्ड वॉर में ऐसा क्या होता है कि युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो शीत युद्ध के उपकरण, नंबर 1, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रचार बहुत ज़्यादा होगा। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, जो सीमा रेखा है, उस पर हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। अब देखो, आर्थिक प्रतिबंध, किसी भी देश को कमज़ोर करने के लिए, किसी भी देश को रोकने के लिए
उसकी पॉलिसी को चेंज करवाने के लिए हम हमेशा आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगा देते हैं। कूटनीति और जासूसी, यानी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे उस देश के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़े और जासूसी करते रहेंगे उस पर, ठीक है। और खुले में युद्ध से परहेज किया जाता है। इसमें वैचारिक संघर्ष होता है, राजनीतिक और सैनिक तनाव बना रहता है। जो डेफिनेशन में है वो इसी तरह से। अब अगर आपको ये 4 या 5 नंबर में लिखना है कि शीत युद्ध किस तरह से लड़ा जाता है, या शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की फीचर या विशेषताएं भी हम इसको कह सकते हैं कि शीत युद्ध की विशेषताएं क्या है। तो शीत युद्ध की विशेषताएं भी हैं ये, और शीत युद्ध के उपकरण भी यही हैं। क्या? प्रचार, पब्लिसिटी, इकोनॉमिकली उस पर सेक्शंस लगाए जाते हैं, डिप्लोमेसियन और ओपन वॉर इसमें डिवाइडेड होता है, अवॉइडेड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में यहाँ से देख लेंगे। जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर जो है, ठीक है, वो यूएसएसआर इतना बड़ा था कि उसमें कुल कितने स्टेट थे? 15 गणराज्य थे, जिनमें 8 प्रमुख थे, ठीक है। जैसे रूस यूएसएसआर का पार्ट था, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज फॉर्म में पूछ लेगा वो आपसे कि क्या क्या था। तो आप बताएंगे सोवियत संघ गणराज्य में 15 राज्य थे, जिनमें 8 प्रमुख थे। शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं आप उसको बता देंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, आप इनके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध के उपकरण हमने देख लिए। एक छोटी सी चीज़ आपकी बुक में लिखा होगी, ट्रांसकोकेशिया। तो ट्रांसकोकेशिया में कौन कौन से स्टेट आते थे तब? जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। कौन कौन से? जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ आनी चाहिए, आपकी जो बुक है, बुक में ही आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखा हुआ है पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश, यानी प्रथम विश्व के देश, द्वितीय विश्व के देश और तृतीय विश्व के। फर्स्ट वर्ल्ड कैसा था, सेकंड वर्ल्ड कैसा था और थर्ड वर्ल्ड कैसा था, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पर प्रथम विश्व के देश में कौन कौन शामिल। तो उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा थे। पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से थे? इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी एक बेसिक नॉलेज के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्म में आते ही हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीसलैंड, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। अब पूर्वी एशिया में कौन कौन से थे? जापान, एशिया और कोरिया। अन्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आइए अगर हम तीसरा देखते हैं, दूसरा, तो दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा गया है? यह शब्द उन देशों को दर्शाता है जो ना तो पूंजीवादी देश थे, पहला देश पूंजीवादी था जिसमें अमेरिका था, लाभांश पर आधारित होता है, और दूसरा देश जो साम्यवादी था, जो कहता है कि किसी का संपत्ति पर कोई अपना अधिकार नहीं है, संसाधन सभी के बीच इक्वल रूप से डिवाइडेड किए जाएंगे, और जिस पर वितरण, उत्पादन और मूल्य नियंत्रण पर भी किसका अधिकार था? साम्यवादी पार्टी का, ठीक है। और दूसरा देश की श्रेणी में जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे। दूसरे देश किसके प्रभाव में थे? सोवियत संघ के प्रभाव में। देखिए, पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ, ये इसमें आते हैं दूसरे दुनिया के देशों में। और तीसरा विश्व किसे कहेंगे? ये शब्द उन देशों को दर्शाता था जो ना तो पूंजीवादी थे, ना ही साम्यवादी थे, और जो मुख्य रूप से विकासशील देश थे। इसमें एशिया यानी हमारा भारत भी शामिल है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का देश शामिल थे, ठीक है। प्रथम विश्व में कौन थे? जो पूंजीवादी पर आधारित थे। द्वितीय विश्व में कौन थे? जो ना तो पूंजीवादी थे और ना ही साम्यवादी, ठीक है। और तृतीय विश्व में कौन आते थे? एक मिनट, साम्यवादी देशों की श्रेणी में, ठीक, जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे, ठीक। सोवियत प्रणाली क्या थी, अब ये पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली का उदय क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो, अगर आपको समझ में आएगा प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, तीसरा विश्व, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, बर्लिन की दीवार, ये सारी चीज़ें
ठीक है।